दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कोरा आंचल। चारू, गाना रिवाइंड कर देना प्लीज। माँ ने मनोहार से मुझको पुकारा। हाँ माँ, करती हूँ, कहकर मैं सोफे पर बैठी रही। हवा से उड़ते झूलते पर्दे के बीच से उनको देखती रही। वो बाहर थीं, बागवानी में, दुपट्टा कमर में कसे, चूड़ियां ऊपर सरकाकर, हाथ में खुरपी लिए पौधों की देखरेख कर रही थीं। माँ को अच्छा लगता था। वैसे शौक तो पापा को था, लेकिन 2 साल पहले उनकी मौत के बाद माँ ने अपना लिया। सप्ताह के आखिरी दिन म्यूजिक सिस्टम पर अपना पसंदीदा गाना लगाकर उसे गुनगुनाते हुए पौधे संवारना, ये काम तय था। चारू, कर देना। दोबारा पुकार सुनकर मैंने हाँ कर रही हूँ माँ कहा और गाना रिवाइंड करके बाहर आ गई। माँ छिड़काव करते हुए गुनगुना रही थी। तो धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। मैं उनके करीब बैठकर गले में बाहें डालकर झूलने लगी। वो तो अभी गाने में मगन थी, वरना मेरे ऐसे लड़ाने पर कहती, तू ऐसे ही बच्चों की तरह रहा करना, 16 की उम्र में अम्माओं जैसी बातें करती है। हाँ, थी मैं अपनी उम्र से बड़ी, समझदार। शायद खुद को संभालते हुए ये समझदारी आ गई थी। पापा के बाद माँ ने अनुकंपा में मिली बैंक की नौकरी संभाली, घर और खुद को संभाला, और मैंने भी अपना ख्याल खुद रखना शुरू कर दिया। माँ, आज खाने में क्या है? एक दफ़ा गाना बंद होने पर मैंने पूछा। वो पानी का नल बंद करते हुए बोली, आज साउथ पॉइंट चलें? बहुत दिन से अनियन डोसा नहीं खाया, तो अपना वो खा लेना, क्या बोलते हैं वो, केसरी हलवा। मैंने कहा तो चुटकी बजा के बोली, हाँ वही। थोड़ी देर बाद हम चटपट तैयार हो गए। हाँ, चटपट करना ही क्या होता था। मैं जीन्स टॉप डालती, माँ सूट बदलती, साड़ी कम ही पहनती थी माँ, और स्कूटी की चाबी उठाकर हम निकल पड़ते। तैयार होकर माँ पर्स में पैसे वगैरह चेक कर रही थी कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। बाबा का फ़ोन था। वो तो सुबह 7 और रात के 10 बजे फ़ोन करते थे, फिर अब क्यों? ये बेवक्त बजने वाली फ़ोन की घंटियाँ चिंता दे जाती हैं। जी पिताजी, प्रणाम। माँ ने फ़ोन उठाया। मैं उनकी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगाती रही कि बात क्या हो रही होगी। माँ बीच बीच में, अच्छा वो संदीप जी, हाँ हाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रखती हूँ, नमस्ते पिताजी, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। क्या हो माँ, कौन आ रहा है? मैंने फ़ोन रखते ही पूछा। उन्होंने चाबी उठाकर मेरे माथे पर गिरे बाल संवारते हुए कहा, तेरे फूफा जी, तेरे बाबा की भांजी के हस्बैंड, वो जो पापा को मेरा नाम लेके चिढ़ाते थे, मोहिनी के मोहना, वही। अच्छा वो, लेकिन क्यों? पूछते हुए मैंने कमरे की लाइट बंद की और हम बाहर आने लगे। उनका ट्रांसफ़र हुआ है, हमारे साथ रहेंगे। पिताजी कह रहे थे, अच्छा है कोई आदमी साथ में रहेगा, अकेली औरतों के लिए दुनिया कितनी ख़राब है। माँ बता रही थी और मैं अलवर शहर की सड़कों पर चलती ये सोच रही थी कि कौन सी दुनिया ख़राब है, जो हमसे मिलकर बनी है वही ना। कुछ रिश्ते एक बोझ के साथ आते हैं। फूफा जी भी उन्हीं में से एक थे। माँ ने ऊपर वाले कमरे में उनका इंतज़ाम किया था, लेकिन वो गेस्ट रूम में जम गए। मेरा मन हुआ कि बोल दूं, लेकिन माँ ने चुप करा दिया कि बुरा न मान जाए। सुबह से प्याज के पकौड़ों की महक घर भर में घुमड़ रही थी। बीच बीच में चटकती हरी मिर्च की झांस भी दौड़ जाती। माँ रसोई में थी और मैं फूफा जी के साथ ड्राइंग रूम में। दीवान पे लेटे हुए वो पुराने किस्से सुना रहे थे। सच बताऊं तो मैं उनको सुन कम, देख ज़्यादा रही थी। उनकी रंगी फ्रेंच कट, बाएं जबड़े पर चोट के निशान और कलाई में झूलता सुनहरा ब्रेसलेट। अरे संदीप जी, आप खाइए ना, माँ ने गर्म पकौड़े प्लेट में रखते हुए कहा। अरे भाभी अपने हाथों से खिलाएंगी तब खाएंगे हम, कहते हुए उन्होंने मुंह खोला तो झिझकते हुए माँ ने एक पकौड़ा बढ़ाया। आहा, खूबसूरत हाथों से खाने का अपना आनंद है, परमानंद, वो ठहाका लगाकर बोले। जवाब में माँ ने नकली मुस्कान ओढ़ ली। ऐसी ही थी माँ, जिन बातों के जवाब नहीं दे पाती बस मुस्कुरा देती। महीने भर के भीतर ही फूफा जी ने भाभी के बजाय नाम लेना शुरू कर दिया तो नहीं टोक पाई। मजाक के नाम पर बेहद हल्की बातें की तो गुस्सा घोंट कर रह गईं।
रात के 1 बजे माँ की तस्वीरें उन्हीं को भेजने पर पूछ नहीं पाई कि क्या मतलब था इन सब का। कभी मैं नाराज होती तो मेरा सर सहलाते हुए कहती, तू चाहती है क्या कि तेरे बाबा या बुआ मुझे कुछ बोले? वैसे नंदोई भाभी का रिश्ता मजाक का होता है बेटा, तू नहीं समझेगी। हाँ, मैं रिश्तों के कायदे नहीं समझती थी, लेकिन इतनी समझ थी कि उनमें कितनी मर्यादा होनी चाहिए, हदों का घेरा कितना होना चाहिए। रात का वक्त था। खाना निपटाकर मैं स्टडी में पढ़ाई कर रही थी। बाहर से मध्यम मध्यम संगीत की आवाज आ रही थी। माँ जब ज्यादा देर काम करती तो वो गाने चला लेती। आज भी रसोई के डिब्बे वगैरह साफ करने का प्लान था। थोड़ी देर बाद चाय की तलब होने लगी। मैंने वहीं से आवाज लगाई, माँ चाय बना दो ना प्लीज। मेरी आवाज वहां तक पहुंची होगी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। माँ भी ना, फेवरेट गाना चल रहा हो तो और खो जाती हैं। मैं उठकर बाहर आई कि तभी गाना खत्म हो गया और रसोई से एक घुटी चीख बाहर आई। मैं रसोई तक पहुंची कि तभी वहां से फूफा जी हड़बड़ाते हुए निकले। मेरी तरफ देखकर एक बार मुस्कुराए और तेज कदमों से अपने कमरे में चले गए। उनका यूं तेजी से जाना मुझे अजीब लगा। मैंने भीतर झांक कर देखा, माँ बुत बनी खड़ी थी। आंचल खुलकर नीचे जमीन से लग रहा था। फिल्टर के नीचे ग्लास लगाए खड़ी थी। पानी हाथ पर होता हुआ सिंक में गिर रहा था, लेकिन वो जैसे बेसुध। माँ क्या हुआ? कंधे पर हाथ रखकर मैंने पुकारा तो वो चिहुकी, जैसे मैं बचपन में डर जाती थी, हदस जाती थी कोई भयानक डरावना सपना देखकर। डरावने सपनों की दहशत बहुत गहरे जाकर दुबकती है। रगों में बेचैनी दौड़ती है और हथेली पर बर्फ सा पसीना। माँ के हाथों में वही बूंदें थीं। मेरी नजर बार बार साड़ी से झांकती उनकी कमर की ताजी खरोंचों पर थी। माँ ऐसे क्यों खड़ी हो? मैंने पूछा तो वो हड़बड़ा गई। वो ऐसे ही, कहते हुए उन्होंने पल्ला खींचा जैसे किसी पर पर्दा डाला हो। कुछ चाहिए था? नहीं, हाँ पानी पीना था, कहकर मैं ग्लास में पानी भरने लगी। निगाहें रसोई में दौड़ रही थीं। जमीन पर गिरी दाल, स्लैब पर छिटके मसाले, खुली पड़ी डिब्बियां, ये सब जो कह रहे थे वो मैं समझ रही थी। बूझ रही थी फूफा जी का यूं झटके में निकलना, माँ का वो मसला मन। उस रात माँ सोई नहीं, पलंग पर सिमटी रही, मुट्ठियां सीने से बांधे, घुटने पेट से चिपकाए। वो थरथराहट को रोकने की कोशिश करती तो देह ज्यादा कांप जाती। मैंने हाथ बढ़ाकर थपथपाना चाहा, लेकिन फिर रोक दिया कि जिसे वो छुपाना चाहती थी उसे उघाड़ कर तकलीफ न बढ़ा दूं। खुले घाव ज्यादा दुखते हैं, और सबसे ज्यादा तब जब कोई उनके होने की वजह पूछे। लेकिन छुपाने से भी तो मुश्किल हल नहीं होती, वो भी आसान नहीं होता। माँ इसी मुश्किल से जूझ रही थी। अपने पसंदीदा काम छोड़ दिए थे उन्होंने, बागवानी करना भी। एक वीकेंड की शाम मैंने म्यूजिक सिस्टम पर गाना चलाया और खुरपी खाद लेकर बागवानी में आ गई। माँ को भी वहीं बुला लिया। माँ पौधे आपको मिस करते हैं, देखो आपने ख्याल नहीं रखा तो कैसे मुरझा गए। सूखती बेल पर पानी छिड़कते हुए मैंने कहा। माँ उस सूखेपन को देखते हुए बस बोली। मेरे हर लंबे से सवाल के बदले बस छोटा सा गाना बंद कर दे चारू, सर दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा तो मैं भीतर आ गई। सिस्टम के काले बटन दबाती वहीं से बाहर खड़ी माँ को देखने लगी। उनका आसमान की तरफ देखना और फिर हथेली से आंखें पोंछ लेना, सब ये चुपके से बहाए जाने वाले आंसू कभी पूरे नहीं बहते, किस्तों में रिश्ते हैं। ये रिसाव अक्सर दिख जाता मुझको, दिल कलपता, जी करता कि कैसे माँ का दर्द साझा करूं। फूफा जी से कैसे पूछ लूं कि रिश्तों की लकीर दिखी नहीं क्या उनको? क्या वो अखबार में छपने वाले अपराधियों जैसे थे? एक शाम माँ ड्राइंग रूम में बैठी थी, पापा की तस्वीर के ठीक सामने पड़ी कुर्सी पर एक टक उनको देखते हुए। मैं भी वहीं सामने वाले मोड़े पर बैठी नाखून से नेल पेंट हटा रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठी और पापा की तस्वीर के एकदम सामने खड़े होकर बोली, एक बात बतानी थी। क्या बात माँ? मैंने सवाल पूछा। वो तस्वीर की माला सीधे करते हुए बोली, ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन डाली है, शायद जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए, फिर हम चले जाएंगे यहाँ से। कहते हुए वो मेरी ओर पलटी। तुम किसी से मत कहना कि मैंने ऑन रिक्वेस्ट करवाया है। मैं चुप रही, सोचती रही कि मना कर दूं, जिद करूं कि माँ मत छुपाओ,
तुम गलत नहीं हो, बल्कि छुपाना गलत है। नहीं बताओगी ना बेटा? माँ ने फिर पूछा और मैंने धीमे से कहा, हाँ, नहीं बताऊंगी। माँ की अर्जी मंजूर हो चुकी थी। जयपुर ट्रांसफर हुआ था और महीने भर बाद की ज्वाइनिंग थी। रात को हल्की हवा कमरे में टहल रही थी। टीवी के शोर के अलावा लगभग सन्नाटा ही था। फूफा जी खाना खा रहे थे और मैं रिमोट लिए चैनल बदल रही थी। माँ रसोई में थी। थोड़ी देर बाद वो वहीं से बोली, चारू, तूने बाबा को बता दिया ना कि मेरा ट्रांसफर हो गया है? ट्रांसफर? अरे कब? उन्होंने चौंकते हुए पूछा। फिक्र जताने लगे कि अजनबी शहर में कैसे रहेंगे हम। मुझे हैरानी हुई, कोई इतना झूठा, खोखला, इतना नकली कैसे हो सकता है। तबादले की बात आधे घंटे में बाबा तक पहुंच गई। जाहिर सी बात है, फूफा ने बुआ से कहा होगा और उन्होंने बाबा से। रात के 11:30 बजे बाबा का फोन आ गया। माँ ऑफिस के कपड़े लगा रही थी तो कॉल मैंने रिसीव की। नमस्ते बाबा, कैसे हैं? मैंने कहा। वो बोले, हाँ हाँ नमस्ते, बहू की बदली हो गई, बताया भी नहीं। चिंता मत करना, मैं कोशिश करता हूँ रुकवाने की। माँ ट्राई कर चुकी हैं बाबा, मैंने कहा तो माँ ने इशारा करके फ़ोन मांगा। उन्हें प्रणाम करने के बाद वो उधर की बातें सुनने लगीं। बाबा ने वही कहा होगा जो मुझसे कहा था। शायद फूफा जी के रहने की फिक्र भी जताई होगी। तभी जवाब में माँ ने कहा, आप फिक्र ना करें, एक चाबी संदीप जी को देके जाएंगे। कहते हुए उनकी आवाज़ भर्रा गई। मैं जो अब तक उनको देख रही थी, पलटकर चादर के फुंदने तोड़ने लगी ताकि माँ खुद को संभाल लें। जो दरारें बार बार खुल जाती हैं उनको भर लें। जाने का वक्त नज़दीक आ रहा था। अलमारियां खाली होने लगीं और कमरों के कोने भरते जा रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा भर रहा था हमारा मन। अच्छा नहीं लग रहा था घर छोड़ना। 8 साल पहले पापा ने घर बनवाया था, कितनी यादें जुड़ी थीं इससे। माँ पैकिंग करते हुए रुक जाती। पूजा घर के दीपक, तस्वीरों के फ्रेम, खिड़की के विंड चाइम में अटकी यादें उतारने लगती। हम ज्यादातर सामान लेके जा रहे थे, सिवाय जमीन में उगे पौधों के। माँ घंटों उनको निहारती, जैसे इस गुलाब की कली में, बड़े हो गए गेंदे के पेड़ में, इन नई पत्तियों में पापा हों। माँ किसी फूल को छूती तो वो दाएं बाएं हिलने लगता, मनुहार करता, मत जाओ ना। माँ नजरें फेर लेती, जताती कि हमें जाना होगा। कुछ रोज बाद जाने वाला दिन आ गया। सुबह एक बड़ी गाड़ी घर के सामने खड़ी हो गई। फूफा जी दरवाजे पर खड़े सामान रखते हुए देख रहे थे। निकलते वक्त माँ ने घर की चाबियां उनको दी तो बोले, चिंता मत करना, कोई परेशानी हो तो एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने फौरन माँ के पीछे आकर गुस्से को लगभग पीते हुए कहा। लाजमी था मेरा गुस्सा होना, इतनी दयालु, इतनी महान नहीं थी मैं। मेरा बस चलता तो इस इंसान को तो। चलते हैं चारू। माँ मेरा हाथ थाम कर ले जाने लगी। गाड़ी में बैठकर निकलते हुए, गली के मोड़ से गुजरते हुए हम पलट पलट कर घर देख रहे थे, आंखों में धुंधलाते हुए, खुद से दूर होते हुए। अतीत से भागना कभी भी आसान नहीं होता। वो कंधों पर हाथ जमाए, पीठ पर किसी जिद्दी बच्चे की तरह लदा रहता है। जयपुर आए, किराए के मकान में रहते हुए 7 रोज गुजर गए थे। पहली मंजिल पर था मकान, 2 कमरों के बीच लॉबी और बाहर बैल्कनी, सामने बड़ा सा मैदान भी। माँ अक्सर उसी बैल्कनी में खड़ी दूर कहीं देखती रहती। जाने क्या देखती होंगी, या जाने कुछ सोचती हों। मैं पूछती, क्या सोच रही हो माँ? तो वो मुझे कंधों से थाम कर भींच लेती। मेरी पीठ पर उनकी बेताला थपक उनके मन के सारे भेद खोल जाती। एक शाम मौसम काफी अच्छा था। माँ खरीदी हुई सब्जियां छांट रही थीं। प्याज वाली भिंडी बनाऊं क्या? सब्जी किनारे सरकाते हुए उन्होंने पूछा। चलो ना बाहर खाते हैं, यहाँ की प्याज की कचौड़ी बहुत फेमस है। कहते हुए मैंने डलिया खींची। रहने देना, कह के वो दोबारा छांटने लगी। मैंने फिर पूछा। जवाब में 2 गहरी सांस सुनाई दी, जैसे बहुत थक गई हों। लेकिन आज तो छुट्टी थी, तबीयत भी ठीक थी। कोई जवाब ना पाकर मैंने ही कह दिया, प्याज वाली भिंडी बना लेते हैं। माँ मेरा सर थपथपाते हुए रसोई में चली गई। 167 किलोमीटर दूर आकर भी कुछ बदलाव नहीं आया उनमें, सिवाय इसके कि वो अब चौंक कर पीछे पलटती नहीं थी, वरना वो चुप्पी अब भी वही थी। कैद की सांकल उतनी ही कस के बंद, और वो छुपाना अब भी जारी था। 3 महीने बीत चुके थे हमको आए। हफ्ते भर बाद मेरा जन्मदिन था।
मेरी जिद पर हम जयपुर के बापू बाजार गए थे। शाम के साथ भीड़ बढ़ रही थी। रोशनी के बीच गुलाबी दुकानों पर सतरंगी सामान चमक रहा था। जयपुरी कढ़ाई वाले बैग, जूतियां, बांधनी के दुपट्टे, साड़ियां, सूट। खरीदारी करते हुए माँ किसी विदेशी टूरिस्ट को दुपट्टा ओढ़ते देखती तो रुक जाती। उसके चेहरे की खुशी, हंसी देखने लगती और मैं उनकी उदासी। शॉपिंग करके हम कैब से लौटने लगे। शहर की अबूझी सड़कों पर कार तेजी से जा रही थी। माँ खिड़की से बाहर झांक रही थी। माँ, किसी का जाना हमको स्ट्रांग बनाता है कि वीक? मैंने पूछा। वो बाहर देखते हुए ही बोली, वो तो खाली कर जाता है। फिर वक्त, हालात, ये सब मिलकर हमको मजबूत या कमजोर बनाते हैं। तुम मजबूत थी ना? मैंने थी शब्द पर जरा जोर दिया। वो हैरानी से मेरी ओर पलटी। उनकी हथेली थाम ली मैंने। ट्रस्ट मी माँ, जब अंधेरी गलियों में तुम मेरी हथेली थामती थी ना, तो उनमें पापा की मजबूत कसावट होती थी। अच्छे रिजल्ट पर जब भी पीठ थपथपाई तो उनकी धमक महसूस हुई। तुम थी स्ट्रांग, तभी तो सब कुछ संभाल लिया। मेरी बातें उनकी उंगलियों की कसावट बढ़ाने लगी तो मैंने बात बदल दी। मौसम, दोस्त, एग्जाम से होते हुए मेरे बर्थडे तक ले आई। तू दोस्तों के साथ मनाएगी बर्थडे या घर पर? उन्होंने पूछा तो मैंने सोच कर रखा हुआ जवाब दिया, घर पर, अपने घर, पापा के साथ। मना मत करना प्लीज माँ, मैंने कहा तो उन्होंने इनकार नहीं किया और मैंने इसे हाँ मान लिया। यकीन नहीं होता ये वही घर था जो कुछ महीनों पहले था, जिसकी दीवारों पर रौनक और लॉन में सुकून का डेरा रहता था, और आज जैसे बयाबां। फूफा जी ऑफिस गए होंगे इसलिए घर पे ताला लगा था। गेट खोलकर माँ जैसे ही भीतर आई, ठिठक गईं। सारे पौधे मुरझा चुके थे, पत्तियां जर्द और टहनियां एकदम कमजोर। माँ ने एक सूखे तने पर हथेली कस दी, जैसे आखिरी दफा पापा की उंगलियां थामी थीं। माँ, चलो भीतर, मैंने कहा। वो धीमे से बोली, ऐसा ही घर छोड़ के गए थे क्या? घर के खिड़की दरवाजे खोलते हुए मैंने कहा, नहीं माँ, छोड़ दिया तो ऐसा हो गया, नहीं जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन यहाँ भी कैसे रहते? बुदबुदाते हुए उन्होंने मेज पर जमी धूल पोंछी। दिन भर में सोचती रही कि अगर पापा होते तो हम कभी जाते। फिर ख्याल आया कि वो होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। बाबा ठीक कहते थे, ये दुनिया अकेली औरतों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन घर और रिश्तेदार, वो बुरे क्यों थे? शाम को माँ खाना बना रही थी, मैं डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। तभी फूफा जी आए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। उनकी आवाज सुनते ही मैंने माँ के हाथों का रुक जाना देखा। मोहिनी भाभी, आपको मेरी याद खींची लाई है ना? कहते हुए वो रसोई के पास आ गए। मुस्कुराते हुए माँ को देखने लगे। वो मुस्कान किसी पैने हथियार की तरह उन निशानों को जख्मी कर रही थी। आप हैं कौन? मैंने माँ के करीब जाकर कहा तो वो चौंके। ये क्या कह रही हो बेटा? आई रिपीट, हु आर यू जिसे मेरी माँ मिस करे? बल्कि आप वो रीजन हो जिसकी वजह से जाना पड़ा। मुट्ठियां भींचकर मैंने अपनी बिखरती आवाज बांधी। माँ हैरानी से मुझको देख रही थी और मैं बोलती जा रही थी। छोटी नहीं हूं, समझती हूं सब कुछ। याद दिलाऊं क्या कि कैसे उस रोज? तभी मेरी माँ ने मेरी उंगली थामी। मैं चुप हो गई। वो मेरे कंधे से टिक गईं। उनके कितने ही आंसू मेरे कपड़ों में जज्ब होते चले गए। आप चले जाएं, खुद ही कोई बहाना बनाकर बता दें बाबा को, क्योंकि मैं बताऊंगी तो बुआ को बुरा लगेगा, टूट जाएंगी वो माँ की तरह। कहते हुए मैं माँ को लेकर कमरे में चली आई। रात भर बाबा का फोन आता रहा, हमने नहीं उठाया। रिश्तों के बोझ ढोने की ताकत नहीं थी अब। अगली सुबह फूफा जी चले गए। अरसे बाद घर अपना सा लगा। माँ घर भर में इत्मीनान से टहल रही थीं, जरूरत के सामान की लिस्ट बना रही थीं। शाम को बाजार से सामान लेकर लौटी तो देखा माली काका नए पौधे रोप रहे थे। माँ ने बुलाया आपको? मैंने पूछा। वो बोले, संदीप साहब ने भेजा है, बोले कि घर पौधों बिना सूना लगता है, बढ़िया फूल लगा के आना। यानी उनको एहसास हुआ गलती का। माफी के तौर पर अगर वो कुछ और भिजवाते तो शायद मैं लौटा देती। माँ भी नहीं स्वीकारती, लेकिन ये पौधे, ये फूल मेरी नज़र में सच्चा माफीनामा थे। क्यारियों को नज़र भर देखते हुए मैं भीतर आ गई। अंदर मध्यम आवाज में गाना चल रहा था। माँ के गुनगुनाने की आवाज भी सुनाई दी। कुछ पाकर खोना है,
कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। मैं चौखट पर ठहरी उनको देखती रही। दिल हुआ कि मैं भी गुनगुनाऊं, लेकिन चुप रही। जरा बेसुरी थी ना, बिल्कुल अपने पापा जैसी। बस इतनी सी थी ये कहानी।